जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जिस अध्याय को पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यानी कि हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। मतलब 57 की क्रांति क्यों हुई, वो विद्रोह क्यों हुआ, उसका रीजन भी हम इस अध्याय में जानने वाले हैं, यानी इस वीडियो में जानने वाले हैं। 57 के दौरान मतलब उस क्रांति के दौरान क्या हुआ है वो भी हम जानने वाले हैं, और क्रांति के बाद किस तरह की नीतियां जो है अंग्रेजों ने अपनाई उसको भी हम इसके अंदर जानने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके अध्याय के लिए भी, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, और खास करके अगर आप किसी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है, जो टीचिंग सब्जेक्ट है, अगर वो सोशल साइंस है, तो ये अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी अध्याय के अंदर आप रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे वीरों की बात पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, पिछली वीडियोस को जरूर देखिए। क्योंकि ये सभी वीडियोस जो हैं, ये सभी चैप्टर्स जो हैं, ये कनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है, मतलब इस अध्याय में भी बात की जाएगी पिछले अध्याय से ली गई कुछ बातों को, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसलिए पिछले अध्याय को जरूर पढ़ना है, उसको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगले अध्याय को तभी कनेक्ट कर पाएंगे। एक सीक्वेंस में चलती आ रही है। तो चलिए हम चलते हैं, इस अध्याय को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा चैनल को, और हाँ, शेयर तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक इमेज देख लेते हैं, जो कि विद्रोह की एक तस्वीर है हमारे सामने। चित्र नंबर 1, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए। किस तरह से ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर किसान भी हैं, सिपाही भी हैं, ये आपस में एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं ताकि अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। बहुत अच्छे तौर पर फैला था, बट हाँ, पूरे भारत पर नहीं फैल पाया था। हम इस अध्याय में यही पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजों ने इतने बड़े रिवोल्ट को किस तरह से काबू में कर लिया। 58 के अंदर ही काबू में कर लिया था। ठीक है, तो क्या कमियां हमारी रही, क्योंकि ये पूछा जाता है कि 57 की क्रांति में क्या कमियां रही कि हम उस वक्त नहीं जीत पाए, वरना हम 90 साल पहले ही अंग्रेजों से छुटकारा पा लेते। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बदलाव भी किया था। तो वो नीतियां कौन सी थी जिसकी वजह से ये लोग परेशान हुए और ये क्रांति, ये विद्रोह का जो है रीजन क्रिएट हुआ, और वो नीतियां कौन सी थी जिसके बाद इन्होंने 90 साल और राज हम पे कर लिया। तो नीतियां कौन सी रही है, तो देखो ये है, पहला ही पॉइंट आता है नीतियां और लोग। ठीक है, कह रहे पिछले अध्यायों में, मैंने पहले ही बोला आपसे कि आपको अध्याय पिछले जरूर पढ़ने हैं ताकि पता होना चाहिए कि ये किस तरह से कनेक्टेड है। तो कह रहा है कि आपने पिछले अध्याय में जब बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा आपने, या ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ा था, तो उसमें बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में हमने जाना। ठीक है, इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर तरह तरह के असर पड़े। ऑब्वियस सी बात है, हमने सब कुछ को जाना और ये पाया था हमने कि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि मेन मोटिव था इनका पैसा कमाना, कैसे भी करके पैसा कमाना, तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती, या तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, जो जनता के हित में नहीं होती है, या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, लोग उसका विरोध करते थे। और यही विरोध अगर बहुत बड़े स्केल पर हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नीतियां रही हैं अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसकी वजह से ये 57 की क्रांति हो गई। लेकिन सीधी सी बात है, 57 की क्रांति डायरेक्टली तो नहीं होगी ना, उसके भी धीरे 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 जो है कारण बने थे। तो चलो हम उसी को जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है, नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। तो देखो किस प्रकार से नवाबों की जो सत्ता है, जो उनकी पावर थी, वो धीरे 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 कम होने लगी, फिर वो खत्म होने लगी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। मतलब अब राजा वो बड़े लेवल पर जो है डिसीजन नहीं लेगा, एक कठपुतली की तरह काम करेगा, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेजिडेंट थे वो जो है यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, कार्रवाई करेंगे। ठीक है, वही लोग यहाँ पर शासन वगैरह करेंगे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। मतलब सेना वगैरह भी उनके हाथ में नहीं थी, और ये इसलिए किया गया था क्योंकि अगर देखो राजा के अंतर्गत सेना दे दी जाएगी और अंग्रेजों ने अपने रेजिडेंट भी रख रखे हैं वहां पर,
तो रेजिडेंट में कितने लोग मिलेंगे, मतलब एक व्यक्ति वो हो गया और उसकी सिक्योरिटी के लिए मान लो 10 15 20 लोग दे दिए, लेकिन राजा की अपनी सेना है वो तो उसको मार देगी, तो राजाओं से सेना भी छीन ली गई थी। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। अब देखो पूरा का पूरा राजपाट तो यार राजस्व वसूली पे चलता है, टैक्स पर चलता है, रेवेन्यू पे चलता है। अब रेवेन्यू भी राजा कलेक्ट नहीं कर सकता, वो भी रेजिडेंट के अंडर में दे दिया गया था। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। मतलब बहुत लोगों ने बोला कि यार कंपनी से बातचीत भी करी थी उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें बात की जा रही है कि कुछ बातचीत करके भी हम क्या करते हैं, मसले का हल निकाल लेते हैं, कुछ बीच का रास्ता हम निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी यानी कि विलय नीति जब बनाई गई थी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने, तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये बोला था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, ठीक है, अपना सगा बेटा नहीं है, और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो राज्य जो होगा वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। इसी के तहत जब रानी लक्ष्मीबाई के पति का देहांत हुआ तो उन्होंने एक लड़का गोद लिया था, ठीक है, एक लड़का जो गोद लिया तो अंग्रेजों ने उसको उत्तराधिकारी मानने से मना करते कि भाई नहीं, ये आपका अपना पुत्र नहीं है, ठीक है, बल्कि इसको आपने गोद लिया है तो हम इसको राजा नहीं मान सकते हैं। तो उन्होंने इसके साथ झांसी को अपने अंडर में ले लिया था, जिसके लिए बगावत कर बैठी थी रानी लक्ष्मीबाई। पर उन्होंने इससे पहले बातचीत करके भी मसले को हल करने की कोशिश की थी कि यार ठीक है, बेटा मेरा है, मैंने गोद लिया है तो क्या हो गया, है ना, राजा तो बना दो, बट ऐसा वो नहीं मान रहे थे। उसी के ऊपर बात की जा रही है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिताजी को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, है ना, एकदम मतलब उस वक्त चरम बिंदु पे थी वो कंपनी। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। मतलब उन्होंने क्या रीजन दिया, देखो पहले तो ये करा कि अवध को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। अवध आखिरी रियासत थी जिसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया। 1801 के अंदर सहायक संधि इस पर थोपी गई। सहायक संधि के अंतर्गत क्या करा जाता था, सैनिक वगैरह वो लोग नहीं रख सकते थे और ये इंटरफेयर करेंगे, अपना रेजिमेंट उसके अंदर बिठा दिया करते थे राज्य के अंदर, दरबार के अंदर। तो 1801 में तो सहायक संधि करी और 1856 में अपने कब्जे में अवध को इन्होंने ले लिया। अब देखो ये डेट्स इसलिए याद रखनी है क्योंकि 56 में जब कब्जे में लिया तो 57 में बगावत हो गई। अभी केवल मोटे मोटे तौर पे आपको बताया जा रहा है, अभी थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कि कैसे ये बगावत हुई है। तो 56 में जैसे ही अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया तो रीजन क्या दिया लॉर्ड डलहौजी ने कि भाई रियासत का जो शासन है ना वो अवध का नवाब जो है वो ठीक से नहीं चला पा रहा है, इसलिए हमारे को इसमें इंटरफेयर करना जरूरी पड़ा। तो ब्रिटिश प्रभुत्व जो है क्योंकि भाई ब्रिटिश उस वक्त जो है प्रभुत्व कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी, तो उसका इसमें इंटरफेयर करना जरूरी है, ये उन्होंने रीजन वहां पर दिया था जनता को। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी, ठीक है, कि भाई मुगल का देखो आखिरी शासक तो जो शक्तिशाली था वो तो 1707 में ही मर गया, औरंगजेब। उसके बाद तो मुगल वैसे ही कमजोर हो गए थे, लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म करने का उन्होंने प्लान बना लिया कि भाई अब इसको पूरी तरह से हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर वे मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। ऑब्वियस ही बात है, जितने भी सिक्के जो है उस वक्त चला करते थे उसमें मुगल बादशाहों का नाम हुआ करता था, उनकी तस्वीर हुआ करती थी, इन्होंने उसको हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिन ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, इसलिए बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो मुगल के आखिरी बादशाह हुए। उसके बाद कोई भी राजा नहीं बना क्योंकि उनको लाल किले से निकाल के उनके परिवार को बाहर रख दिया गया कि भैया अब आप कोई भी राजा नहीं बनोगे। देखो ये भी चीज 1856 में की गई है, ठीक है। कह रहे कि भाई उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। भाई ठीक है, आप राजकुमार है, आप प्रिंस है, बट आप राजा नहीं बन सकते हो। तो ये तो कुछ मोटे मोटे तौर पर हुआ कि जब
नवाबों से सारी सत्ता उन्होंने, सारी पावर छीन ली धीरे 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 करके। जो इतनी बड़ी जो सत्ता थी उनके हाथ में, मुगलों के हाथ में, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। किसान और सिपाही, अब देखो इनको कैसे परेशान किया इन्होंने, ये भी देख लेते हैं। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत ही हार्ड जो है उन्होंने नियम बना रखे थे कि किस प्रकार से गांव के किसान और जमींदारों से भारी भरकम लगान लिया जाएगा। इससे वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे, है ना। आगे है कि बहुत सारे लोग महाजनों से लिया हुआ कर्ज भी नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पर पुरानी जमीनें, उनकी पीढ़ियों की जो पुरानी जमीनें थी वो भी निकल जा रही थी यहाँ से, क्योंकि महाजन जो उस पर कब्जा कर लेते अपना, या फिर उसको बेचना पड़ रहा था। तो पुरानी जमीन भी चली गई, नया कर्जा भी चढ़ा हुआ है और आगे भी कर्जा चलता जा रहा है। इसलिए उन पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कर्जा बढ़ता गया। ठीक है, इससे वो काफी ज्यादा परेशान थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। जो कंपनी के लिए काम कर रहे थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो लोग काम कर रहे थे, जो सिपाही थे, वो लोग भी परेशान थे। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। मतलब वेतन भी कम मिल रहा है, कुछ इक्विपमेंट्स कुछ यूज करने को, छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, और सेवा मतलब जॉब की जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस है, जो नियम है, वो बहुत ही बेकार बनाए गए थे, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान थे। मतलब आप समझ रहे हो कि धीरे धीरे राजा से लेकर के, सिपाही से लेकर के किसान, सब परेशान हो चुके हैं 1856 तक। ठीक है, 1856 तक सब परेशान हो जाएंगे पूरी तरह से। इसलिए 1857 में ये लोग मिलकर के क्या कर देंगे, बगावत कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। ठीक है, कोई भी विद्रोह नहीं बनता, पहले बगावत होता है, विरोध होता है, जब बड़े स्केल पर हो जाता है तो वो विद्रोह हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। मतलब बात की जा रही है कि जो 18वीं सदी थी, कह रहे उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो है वो समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जबरदस्ती उनको सेना में भर्ती करके कहीं और भेज दिया करते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। मतलब वो जाना तो चाहते थे, मतलब वो जा सकते थे, लेकिन वो समुद्र के रास्ते से नहीं जाना चाहते थे, बल्कि जमीन के रास्ते से वो जाना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम जो है समुद्र के रास्ते से जाएंगे, मतलब अगर हम शिप में बैठ करके जाएंगे, जहाज पर जाएंगे, तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। ठीक है, क्योंकि भाई उन्होंने ये हुक्म माना नहीं, तो उनको सजा भी दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा, तो उसे जरूरत पड़ने पर समुद्र मार्ग भी जाना पड़ सकता है। ये नियम बनाया गया है लोगों के विरोध में। ठीक है, 1856 में कंपनी के द्वारा, जिसमें उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो समुद्र मार्ग से बाहर, मतलब समुद्र मार्ग का इस्तेमाल करके किसी दूसरे देश में लड़ने के लिए जाएंगे, जिसके ये लोग खिलाफ थे, सैनिक। ठीक है, सैनिक क्या थे भाई, खिलाफ थे। जबकि अंग्रेजों ने क्या करा, इस पर नियम बना दिया 1856 में। फिर से एक डेट आ गया 1856। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान भी थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़ करके आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि किसान भी सिपाही थे, सिपाही भी किसान थे, तो उनका गुस्सा जो है वो फैल गया। मतलब ये इंटरकनेक्टेड हो गए एक दूसरे से आपस के अंदर। तो देखो, सबसे पहले नवाब जो है किस तरह से विरोध में आ गए, उनकी पावर छीन ली गई धीरे धीरे करके। उसके बाद किसान और जो सिपाही थे, उनको भी देखो किस तरह से जो है मैनिपुलेट किया गया, किस तरह से उनको मोलेस्ट किया गया है, कि वो लोग भी जो है कंटाल गए इन सबसे। तो धीरे धीरे ये सब कुछ 1856 पे खत्म होगा, तभी जाकर के 57 पे क्रांति शुरू हो जाएगी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को ये सब कुछ पता नहीं चला। देखो भाई, पता तो चला था, बट वो लोग ना उस लेवल पे सुधार नहीं करना चाहते थे। बट हाँ, कुछ कुछ चीजें वो ठीक करना चाहते थे, जैसे कि सुधार की प्रतिक्रिया, कुछ सुधार करे उन्होंने। देखो, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता बहुत सारी थी, है ना। मतलब सोचो कि समुद्र मार्ग से बर्मा जाने में या समुद्र मार्ग से किसी दूसरी जगह जाने में हम हमारी जाति को भ्रष्ट मान लेंगे, बल्कि जमीन मार्ग से जाने में
हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये मेंटेलिटी उनको ऐसा लगता था कि भाई ये इसको सुधारना बहुत जरूरी है। तो सती प्रथा, क्योंकि भारत में बहुत चलती थी सती प्रथा, और विधवा विवाह ये तो होता ही नहीं था। तो क्योंकि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत जिसका पति मर जाता था तो उसी की चिता पर उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। तो भाई ये तो गलत है ना। इसको तो आप भी गलत मानोगे कि भाई अगर आप एक स्त्री हो, आपकी शादी हुई, और अगर कल भी आपका पति मर जाता है तो उसकी जलती चिता पर आप जिंदा जलोगे। भाई वो तो मरा हुआ है, उसको तो एहसास नहीं होगा, लेकिन आप जिंदा जलोगे। इसमें छोटे छोटे बच्चे तक का जला दिया जाता था, जो 7 साल 8 साल की हुआ करती थी, उस वक्त उनकी शादी कर दी जाती थी और उनको जला दिया जाता था। तो ये तो गलत है, पर ये हमारे उसमें प्रथा में बहुत चली है। अब क्योंकि विधवा तो रखते ही नहीं थे घर के अंदर, है ना, जला दिया गया बच्चे को। अगर जलाएंगे नहीं तो वो क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। विधवा को कौन रखेगा? इसलिए क्या करा गया, इन्होंने बोला कि भाई इसको सुधारना बहुत जरूरी है। तो सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कई कानून बनाए गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सती प्रथा को रोकने के लिए भारत का कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने उस वक्त बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके पास जो है अर्जी डाली थी और बंद करवाया था, और विधवा विवाह को किसने प्रमोट किया था? अगर आप इनके नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बाकी हम इन्हीं अध्यायों में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बोला ये गया कि समाज को सुधारना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहला काम इन्होंने क्या करा कि सती प्रथा को रोका और विधवा विवाह को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। मतलब अगर किसी का पति मर गया है तो वो दूसरी शादी अपनी मर्जी से कर सकती है। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। मतलब यहीं से देखो अंग्रेजी भाषा हमारे देश में फैलने लगी कि भाई आप हिंदी या लोकल लैंग्वेज नहीं बल्कि साथ साथ में आप इंग्लिश भी सीखिए। ठीक है, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी ज्यादा आसान हो गया। अब देखो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये तो ईसाई थे और हमारे देश में लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि वो ईसाई धर्म को अपनाएं, और इजी बना दिया गया कि भाई आप ईसाई धर्म में आ जाओ। मतलब उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा जो है फोर्स कर रहे हैं वो कि आप जो है अपना धर्म भी बदल सकते हैं। ईसाई धर्म में आने के लिए उन्होंने बहुत सारे लालच भी दिए। तो भाई भारतीय लोगों को लगा कि भाई ये तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारा धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं, हमारे सामाजिक रीति रिवाज जैसे कि सती प्रथा उनका सामाजिक रीति रिवाज था उसको बंद करवा दिया। विधवा विवाह, मतलब विधवा तो रखी नहीं जा सकती थी, जबकि विधवा की दूसरी विवाह करवाने की जो है इन्होंने छूट दे दी। अरे भाई ये तो हमारे ट्रेडिशन को जो है, हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके खिलाफ तो भाई विद्रोह बनता है। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे, जैसे कि सती प्रथा को किसने बंद करा। देखो हर वक्त हर समय जो भी इस टाइम भी जो समाज में आपके नियम चल रहे हैं ना, वो सबके लिए समान या सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। सीधी सी बात है, ऐसा कोई नियम इस दुनिया में नहीं बन सकता जिसमें सभी लोग आसानी से रह सके। ठीक है, ये तय है। तो उस समय भी एक ऐसा समाज चल रहा था भारत में जो सती प्रथा को मानता था और वो नहीं चाहता था कि ये बंद हो। उसी वक्त भारत के ही कुछ ऐसे समाज थे, ऐसे लोग थे जो उसमें बदलाव चाहते थे, जो ये मानते थे कि नहीं सती प्रथा को बंद किया जाए। ठीक है, ये अभी भी होता है, ये आगे भी होता रहेगा। इसके बारे में हम सुधार आंदोलनों में पढ़ेंगे। सुधारक होते हैं ये हमारे, जिसमें राजा राम मोहन राय, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जी के बारे में आप पढ़ेंगे अध्याय 7 के अंदर। यानी कि अभी हम 5वां पढ़ रहे हैं, फिर 6वां, फिर 7वां। अब वीडियो जाकर के देख सकते हैं, लेकिन हाँ इसके बाद तो ये जरूर पढ़िएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि इतिहास में भी इस तरह की चीजें रही हैं कि उस वक्त भी लोग जो है कभी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये सच है, इसको झूठ आप नहीं कर सकते हो। चित्र नंबर 2 देखिए। उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें किस प्रकार से फैलाते हैं, इसकी एक इमेज दी गई है। ये देखो उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि हाँ किस तरह से आम जनता भी जो है वो कंटाल गई थी नीतियों से, अंग्रेजों के नीतियों से। तो अंग्रेजों ने सबको जो है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको जो है परेशान कर दिया था। ठीक है, तो जनता की नजर से अगला पॉइंट बनता है हमारा, कह रहे कि उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते थे। इसका जायजा जो है हम स्रोत 1 और 2 से लेंगे, जो कि हम अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो आम जनता भी क्या सोचती थी ना अंग्रेजी शासन के बारे में, उसको हम देखते हैं।
तो 84 नियमों की सूची। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से सीटेट में कई बार सवाल बने हैं। ठीक है, 84 नियमों की सूची क्या है? तो देखो, यह महाराष्ट्र में एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए गए एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह कुछ इस प्रकार था। तो जो विष्णु भट्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। मतलब वो बिल्कुल चाहती है कि हिंदू और मुसलमान का जो है धर्म वो नष्ट हो जाए। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में ऐसा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने यानी कि सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी भी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपने राजधानियों में लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीखें जो है वो तय कर ली गई है। ठीक है, और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना भी तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। तो 84 का नियम है, जिसमें जो है विष्णु भट्ट जब जा रहे थे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, तो वहां पर सिपाहियों ने रोका और बोला कि भाई कुछ ही दिनों के अंदर जो है बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्केल पर विद्रोह होने वाला है, जिसके लिए आपको वापस यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्रोत 2 में देखो क्या बोला गया है कि जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा जाएगी, मतलब छा गई। ठीक है, उस दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों में मिलता है। ठीक है, कह रहे कि उस दौर में एक और झलक, उस दौर की एक और झलक जो है वो हमें कहां से मिलती है? सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी ने सिपाही के तौर पर भर्ती किया था। मतलब बंगाल के अंदर जो है वो नेटिव आर्मी के सिपाही थे। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हो गए, मतलब रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सीताराम जो कि अंग्रेजों के लिए काम करते थे, तो भाई उस वक्त जो विद्रोह हुआ करते थे तो अंग्रेज तो उसको दबाएंगे, किसकी हेल्प लेकर के? सेना की हेल्प लेकर के। तो विद्रोह को दबाने में सीताराम उनकी मदद करते थे, लेकिन उस विद्रोह का हिस्सा था उनका बेटा, जिसको अंग्रेजों ने उनकी आंखों के सामने ही मार दिया था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब जब उनका रिटायरमेंट हो गया, उनके बाद कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण में लिखने के लिए प्रेरित किया कि मतलब आप अपनी यादों को आप लिख सकते हो, मतलब आपके जो विचार हैं अंग्रेजी सत्ता को लेकर के आप उसको लिख सकते हो। तो सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण में लिखा, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। मतलब उनकी जो बातें हैं, जो उनकी चीजें हैं जो लिखी गई थी, जो उन्होंने अपने यादों को लिखा है, उसका नाम है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। इसके नाम से उन्होंने उसको प्रकाशित करवाया। किसने करवाया? नारगेट ने। सीताराम पांडे ने जो है क्या लिखा है, उसका एक अंश इस प्रकार है कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगी थी। अवध पर कब्जा कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, कब्जा कर लिया। तो उसमें यह हुआ कि भाई सिपाही के अंदर अविश्वास हो गया है, वो अब अंग्रेजी शासन पर विश्वास नहीं करती है और उनके खिलाफ साजिश रचने लगी है कि किस प्रकार से इनसे बदला लिया जाए। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। मतलब सेना के बारे में, यानी कि जो अंग्रेजी शासन चल रहा है, जो सत्ता चल रहा है, उसकी जो सेना है, कह रहे भाई इसकी कमियां ढूंढने के लिए उन्होंने क्या करा? अपने नुमाइंदे भेज दिए, अपने लोग भेज दिए। उन्होंने सिपाहियों की भावना को और भी हवा दी, मतलब उस अफवाहों को और फैलाया। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले, मतलब कहते हैं ना, नमक मिर्च लगा करके बताना शुरू करा और सिपाहियों को अपने मालिक को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया
जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। मतलब विद्रोह को हवा दी गई है यहाँ पर, ठीक है। ये एक इमेज है, यहाँ पर देख सकते हो। इस इमेज में बताया गया है, ये जो है चित्र नंबर 3, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला कर रहे हैं। जो विद्रोही है सिपाही अफसर यानी कि अंग्रेज के जो अफसर है उस पर हमला कर रहे हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। तो ये आप धुआं देख सकते हो साथ में। तो इन्होंने जो है विद्रोह को हवा दिया, जिस वजह से लोग एक हो जाते हैं। और भाई ऑब्वियस सी बात है, वो टाइम ऐसा होता है जब आप बगावत कर रहे होते हो ना, मतलब अगर आपको देखो किसी की बात आपको बुरी लगी है, उस वक्त अगर कोई व्यक्ति आकर के आपको उसके बारे में और बुरा बुरा बता दे, बड़ा चढ़ा के बता दे, तो आप उसके खिलाफ और आपकी अंदर ना नफरत बढ़ जाती है। तो सेम काम यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बताया गया है इसी के अंदर, इसी स्रोत 2 में ही, ठीक है, कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। अब देखो यही वो मेन सीन है जहां से क्रिएट हो गई 57 की लड़ाई, कि नया रेजिमेंट आया और नई राइफल आई थी उस वक्त अंग्रेजों के बीच में। तो उन्होंने बोला कि यार इसको चलाने का हम तरीका सिखाते हैं। तो नई नई लोगों को अलग अलग ग्रुप में छावनियों में भेज दिया गया, ठीक है। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, मतलब ट्रेनिंग दी। इसी दौरान ना जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफल के इस्तेमाल में, इस राइफल के में जो इस्तेमाल किया गया जो कारतूस है, सॉरी, ठीक है, मतलब कारतूस जो है उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। अब देखो हुआ क्या कि जो राइफल है उसमें जो कारतूस लगाएंगे तो कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, ठीक है। अब बोला ये गया कि अफवाह ये फैली गई है, देखो ये तय नहीं हुआ कभी जो है ये चीज प्रूव नहीं हुई कि हाँ उस कारतूस पर गाय या सुअर का चर्बी था, बट ये अफवाह फैलाई गई थी, ठीक है। तो अब गाय की चर्बी अगर है तो कोई हिंदू उसको अपने मुंह में नहीं लगाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और अगर सुअर की है तो कोई मुस्लिम नहीं लगाएगा। तो ये अफवाह वहां पर फैला दी गई। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बढ़ गया। मतलब लोग जो है गुस्से में आ गए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई अब ये जो है मामला केवल कारतूसों का नहीं रहा, ये मामला हो गया है अब धर्म से रिलेटेड, ठीक है। अब धर्म से रिलेटेड मामला हो चुका है तो यार ये तो मामला बड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए अभी कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेजों ने तो सबको ईसाई बनाना शुरू कर दिया। मतलब अंग्रेज जो है सबको क्या चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस भी तैयार करे जिसके इस्तेमाल से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। उसके बाद उनके पास कौन सा धर्म रह जाएगा अपनाने के लिए, और वो होगा ईसाई, है ना। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और मुझे घर चलने की हिदायत दी। उनको लगा कि भाई ये भी जैसे हर बार क्या हुआ, विद्रोह होता था, विरोध होता था, तो वो थोड़ा दब जाता था। प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, वही बड़े स्केल पर लड़ाई हुई थी, उसके बाद कोई लड़ाई हुई नहीं, ठीक है। पर भाई ये बहुत ज्यादा हो चुका था। अब ये वो टाइम चल रहा था कि जहां पर किसान भी परेशान थे, सिपाही भी परेशान थे, जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं वो भी परेशान हो चुके थे, जो नवाब थे वो भी परेशान हो चुके हैं, राजा रानी सब परेशान हो चुके हैं। सब लोग जो हैं अब एक ही का विरोध कर रहे हैं, और वो है अंग्रेजी शासन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब ये विरोध स्टार्ट होता है सैनिकों से। क्यों? क्योंकि कारतूस वाला पंगा आ गया कि कारतूस पे क्या करा गया है, लेप लगाया गया है सुअर और गाय की चर्बी का। तो सैनिक विद्रोह होगा सबसे पहले। अब सैनिक विद्रोह जब होगा, जब सेना विद्रोह करेगी, अब क्योंकि सबके दुश्मन एक ही है, तो जल्दी ही सैनिक विद्रोह जो है जन विद्रोह में बदल जाएगा। तो अगला पॉइंट भी हमारा वही है, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। अब सैनिक विद्रोह का मतलब होता है जब सिपाही इकट्ठा होकर के अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। जो उनके अफसर उनको हुक्म देते हैं कि भाई आप ये करो वो करो, वो उसका मना कर देते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सैनिक विद्रोह होगा। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं थी, हमेशा होता है भाई, शासक जो होता है और प्रजा जो होती है। अभी भी जो हमारे देश में रूल कर रहे हैं जैसे बीजेपी पार्टी, उससे भी हर कोई संतुष्ट नहीं होता। हम प्रजा ही तो कहलाएंगे, हम उनके हर डिसीजन से संतुष्ट नहीं होते, तो संघर्ष तो हमारे बीच चलती रहती है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष
इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उन सबका शत्रु एक ही है, और वो एक शत्रु कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथों में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। लोग क्या करेंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। उन्हें संचार यानी कि कम्युनिकेशन, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। ठीक है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई, जब लोग भी परेशान हो चुके थे, सैनिक भी परेशान हो चुके थे, और सबका दुश्मन जो है वो एक ही हो गया था। तो भाई 57 में ऐसी स्थिति हो गई उत्तरी भाग में भारत के। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो इस प्रकार से शुरू होती है हमारी 57 की लड़ाई। तो ये फोटो है यहाँ पर, जिसमें क्लेवरी लाइनों में युद्ध दिखाया गया है कि किस तरह से जो है यहाँ पर लड़ाई हो रही है। तो ये इमेज आप देख सकते हो। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। ये देखो यहाँ पर लड़ाई की एक इमेज दी गई है, किस प्रकार से लड़ाई की जा रही है। यहाँ पर देखो बंदूक ले रखा है, यहाँ पर भाले ले रखे हैं, और जो है ये देखो यहाँ पे तलवार है, यहाँ भी तलवार है, और ऐसे जो है लड़ाई यहाँ पर की जा रही है। और बहुत भयंकर युद्ध हुआ था ये। अब है मेरठ से दिल्ली तक। अब युद्ध हो चुका है, ठीक है, युद्ध हो चुका है। अब हम जानते हैं कि ये युद्ध की शुरुआत हुई कैसे। अब आप जानेंगे मंगल पांडे के बारे में, वीर मंगल पांडे के बारे में। तो कहा यह जा रहा है कि भाई 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, अब आपको डेट्स याद रखनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बिल्कुल। तो 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। अब क्यों करा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इससे अभ्यास नहीं करेंगे। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई मंगल पांडे को, क्योंकि भाई इन्होंने विद्रोह जो है वो कर दिया था, अपने ही अफसर पर हमला कर दिया, जिसके कारण इनको फांसी दी गई। ये देखो इनकी तस्वीर यहाँ पर, मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे की स्मृति में एक डाक टिकट जो है जारी किया गया था, ये वो डाक टिकट है। और 9 मई 1857 को क्या हुआ? 10-10 साल की सजा दे दी गई उन लोगों को जिन्होंने हुक्म नहीं माना। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया, और बहुत सारे सिपाहियों ने क्या करा? फौजियों ने अभ्यास करने से मना कर दिया कि हम अभ्यास नहीं करेंगे नए कारतूस के साथ, क्योंकि अफवाह कुछ इस प्रकार से ही फैली गई थी, ठीक है। आगे है कि मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार भी गिराया। अब देखो 9 मई को क्या हुआ, वो अगले ही दिन क्या हो गया, लड़ाई कितनी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, मतलब उसमें आग लगा दी। उन्होंने फिरंगी किसे बोलते हैं भाई? विदेशी, ठीक है। और इसका अपमान का भाव आता है, मतलब विदेशी को जब फिरंगी बोलते हो तो मतलब उनका अपमान कर रहे हो बेसिकली। तो उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। कब कर दिया? 10 मई को। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा हो गए, मतलब उनके दिमाग में केवल एक बात चली थी कि पूरे देश से हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को खदेड़ देंगे, भगा देंगे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन चलाएगा कौन? सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ये वही है जिसको लाल किले में बंद कर रखा है, मतलब बंद नहीं, वो लाल किले में रख दिया था। तो बहादुर शाह जफर को देश का शासन जो है सौंपना चाहते थे। उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई हम अंग्रेजों को तो भगा देंगे, पर उसके बाद देश में शासन करेगा कौन? तो उसके लिए भी उन्होंने एक सम्राट ढूंढ लिया, जो था बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली, यानी मेरठ से जो है सिपाहियों की कुछ टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई, मतलब अंधेरे में ही रातों रात जो है दिल्ली पहुंच गई।
दिल्ली में क्यों आई? क्योंकि बहादुर शाह जफर दिल्ली में थे। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। अब दिल्ली में भी टुकड़ियां थी तैनात, लोग तो थे, उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए, मतलब यहाँ भी लड़ाई होगी। तो मेरठ से देखो दिल्ली तक किस तरह से कनेक्ट कर लिया। तो देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे, क्योंकि लाल किले में ही बहादुर शाह जफर कैद थे। ठीक है, आप कैद ही कह सकते हो उसको। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। बादशाह इसके लिए राजी नहीं थे कि भाई वो अंग्रेजों से लड़े, लेकिन सिपाही अड़े रहे। सिपाही बोलते रहे कि भाई लड़ना तो पड़ेगा। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए। कौन से महल में? लाल किले में। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता भी घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया कि भाई आप सब ना एक हो जाओ, आप सब क्या हो जाओ? एक हो जाओ, क्योंकि आप जब एक हो जाओगे तो अंग्रेजों के खिलाफ आप अच्छे से लड़ पाओगे। बहादुर शाह के एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आ गए, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, एक तो मुगल सम्राट था, बड़े ओहदे पर था, और ये भी तो भड़का ही हुआ था ना भाई। राजा का पद छीन लिया, इससे सम्राट का पद छीन लिया, और ये बोला गया कि इसके बाद अब कोई राजा बनेगा ही नहीं। तो ये सब भी भाई भड़के हुए थे, अंदर और बाहर। कहीं ना कहीं सबका दुश्मन एक ही था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सब लोग एक होने लगे धीरे धीरे। आगे देखिए क्या बोला गया है कि अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ये तो हमें पता ही है। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम से ही अपने इलाकों पर शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर के चलाने लगेंगे। मतलब सब लोग ना अपने लिए लड़ रहे थे, स्वार्थ की भावना तो थी। यही स्वार्थ की भावना है सबसे बड़ा हिस्सा हमारे 57 की लड़ाई की असफलता का, क्योंकि हर व्यक्ति ना अपने लिए सोच रहा था। दुश्मन सबका बेशक एक था, लेकिन हर व्यक्ति जो भी बगावत कर रहा था, जो भी विद्रोह में आ रहा था, वो केवल अपने अपने लिए लड़ रहा था। और यही वो मेन पॉइंट था। अंग्रेजों को मिल गया कि उन्होंने अगले ही साल इस विद्रोह को समाप्त भी कर दिया था। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज को इतना, क्योंकि अंग्रेज तो यार ये थे कि नहीं इतनी बड़ी बगावत तो नहीं होगी, विद्रोह थोड़ा बहुत विरोध तो चलता रहा, पर इतने बड़े स्केल पर हो जाएगा ये उनको नहीं थी उम्मीद। तो उनके लिए तो सब कुछ अचानक था। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में अपने आप शांत हो जाएगी। लेकिन जब बात बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं देने लगता तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें कोई रास्ता दिखाई देने लगता है। नहीं, जैसे हमें कोई रास्ता नजर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और कोई सवाल आपको समझ में ना आ रहा हो, अचानक समझ में आ जाए तो आपके अंदर उत्साह और साहस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेम काम इनके साथ भी हुआ, क्योंकि इनको समर्थन मिल गया बहादुर शाह जफर का, तो उत्साह बढ़ गया इनका। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास काफी ज्यादा मिलता है, और ऑब्वियस सी बात है मिला भी। तो बगावत में इन्होंने मेरठ से शुरू हुई चीजें उसको दिल्ली में जोड़ लिया। ठीक है, नाना साहब की फोटो अभी ये देखो, चित्र नंबर 7, नाना साहब, इनके बारे में हम जानते हैं। अब ये तो रही वो कि मेरठ के अंदर मंगल पांडे ने कैसे करा, मेरठ में जो लोग परेशान रहे होंगे, फिर दिल्ली के अंदर लोग परेशान रहे होंगे, लेकिन बहादुर शाह जफर ने क्या करा, चिट्ठी लिख करके पूरे भारत में सभी को जो है एक होने की जो है क्या कहते हैं उसको, एक होने का भाई आह्वान किया कि आप सब जो है एक हो जाइए, क्योंकि हम सबका दुश्मन जो है वो भी एक ही है, तो सब मिलकर के उसके लिए लड़ते हैं। तो पूरे देश में ये बात फैलेगी, तो बगावत फैलने लगी। अब ये बगावत कैसे फैली देखते हैं कि जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली बहुत मेन जो है एरिया होता था उस वक्त। कह रहा भाई दिल्ली से जब पैर उखड़ गए अंग्रेजों के, मतलब दिल्ली में उनको काफी ज्यादा परेशानी होने लगी, तो एक हफ्ते तक तो बगावत नहीं हुआ, विद्रोह कहीं नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ ही समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया कि मेरठ में हुआ, दिल्ली में हुआ, फिर धीरे करके भारत के अलग अलग राज्यों में भी ये विद्रोह फैलने लगा। अब वो कौन कौन से राज्य थे और वहां पर किस तरह के विद्रोह हुए हैं उसको देखते हैं। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर अपनी टुकड़ियों के साथ निकल पड़े।
उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। तो देखो, सिपाही से, है ना, सैनिक विद्रोह से कैसे जन विद्रोह होने लगा। सैनिक विद्रोह कर रहे हैं अभी तक, और अब जो है गांव के लोग भी बगावत करना शुरू कर दिए। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग भी इसमें जुट गए। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। देखो, इन्होंने भी भगा दिया क्योंकि उत्साह इतना ज्यादा था। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब उन्होंने घोषित कर दिया। धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह जो है वो अलग अलग प्रकार से होने लगा। ठीक है, अब बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया, क्योंकि मेन मोटिव ये था कि अगर अंग्रेजों को भगा दिया तो बादशाह कौन बनेगा, राज्य कौन करेगा पूरे भारत पर। तो सबने ये बोला था कि बहादुर शाह जफर जो है वो सम्राट हो जाएंगे। तो जो लोग धीरे धीरे किसी अलग अलग एरिया में भी आ, उड़ रहे थे या उठ रहे थे, उन्होंने भी क्या करा, बहादुर शाह जफर को ही अपना बादशाह भी मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। किसकी मां की बात हो रही है, बिरजिस कद्र की। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। अब क्यों मिल पाई, क्योंकि भाई रानी लक्ष्मीबाई के साथ केस क्या था कि उनका जो बेटा था, जिनको उन्होंने गोद में लिया था, बेटा लिया था, विलय नीति के तहत जो है अंग्रेजों ने उनका राज हड़प रखा था। और उनका ये कहना था कि भाई मेरे पास मेरा बेटा है, आप इसको राजा घोषित करो। पर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो भाई ये भी विद्रोह से मिल गई। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो हर व्यक्ति को, हर राजा को, हर तरह की रानियों को अंग्रेजों ने परेशान कर दिया था और सब लोगों को मौका मिल गया अंग्रेजों से लड़ने का। तो कोई भी पीछे नहीं हटा, लेकिन सब ना अपनी अपनी चीजों के लिए लड़ रहे थे। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की जो सेना थी, जो संख्या थी, वो बहुत कम हो गई थी। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी जबरदस्त हार हुई। देखो, हार का सबसे बड़ा रीजन उनका ये था कि उनकी जो सेना थी उसमें भी ज्यादातर भारतीय थे, और भारतीय भी उनके खिलाफ हो गए, वो कारतूस वाली कहानी को लेकर के, कारतूस वाली अफवाह को लेकर के। इसलिए अंग्रेज जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और वो हारने लगे थे। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया, क्योंकि बार बार जीत मिल रही है। यहाँ पर जब हम कोई काम करते हैं उसमें बार बार जीत मिलने लगती है तो हम उसको और ज्यादा करते हैं, हमारा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। यही विद्रोहियों के साथ हुआ। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी, मतलब चारों तरफ से बगावत अंग्रेजों को झेलना पड़ा। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट जनरल टाइलर टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। मतलब अंग्रेज किस तरह से डर चुके थे, उन्होंने इस टेलीग्राम में लिखा है कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। मतलब समझ रहे हो, बॉटम टू टॉप सब जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। सोचो, इतनी बगावत झेलने के बाद भी अंग्रेजों ने साल भर के अंदर अंदर जो है इस विद्रोह को रोक दिया और दोबारा से शासन भी कर लिया था। अब समझ सकते हो किस तरह से उन्होंने किया होगा। बड़ा ही मजेदार होता जा रहा है धीरे धीरे ये चैप्टर। आगे देखो क्या हुआ। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आ गए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। जनता क्या चाहती थी, अंग्रेजों का खात्मा, सब यही चाहते थे। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। किसकी बात हो रही है, अहमदुल्ला शाह की। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। गाजी किसे बोलते हैं भाई, जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं मतलब धर्म के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो वो लोग दिल्ली में जमा हो गए।
बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। मतलब यहाँ से भी कौन, बरेली से कौन निकल गए, बख्त खां जो है बहुत सारे लड़ाकू लोगों को लेकर के अपने साथ निकल गए दिल्ली। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोहियों सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। धीरे धीरे धीरे, आप समझ रहे हो, कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। ये देखिए वीर कुंवर सिंह की फोटो, ये बिहार से जो है इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने की कोशिश की थी। ठीक है, और यहाँ देखो नीचे एक तस्वीर और दिखा रखी है, विद्रोह की एक तस्वीर है, चित्र नंबर 11 के ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती है जिन्होंने दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। समझ सकते हो कि कितना बड़ा विद्रोह हो गया। जो लोग अंग्रेजों से दब करके बैठे हुए थे, तो अंग्रेजों ने जिसको एक एक करके खदेड़ दिया था, हरा दिया था, धीरे धीरे क्या करा, लोगों ने बगावत किया। और बगावत क्योंकि लोग एक साथ हो गए थे, और अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती इसके अंदर ये थी कि उन्होंने सबको ही परेशान कर दिया था और उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर लोगों की क्या चल रहा है। तो लोग अंदर से एक हो गए, और जब सैनिक ने विद्रोह कर दिया तो लोगों ने क्या करा, उसका प्रोत्साहित कर दिया उनको और उनके साथ मिल गए। तो ये सैनिक विद्रोह जो है ये निकल कर चला गया कहां तक चला गया भाई, सैनिक विद्रोह बन गया जन विद्रोह। अब हर कोई जो है विद्रोह कर रहा है अंग्रेजों का। अंग्रेज हार भी रहे हैं, परेशान भी हो चुके हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज पलटवार नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है 57 में लड़ाई हुई, बेशक विद्रोह हुआ, पर अंग्रेज जीते थे उसके अंदर। तो यही हम जाने की कंपनी ने कैसे पलटवार करा। ऐसी स्थिति क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर कि अंग्रेज हार चुके हैं, उनके जनरल गवर्नर कुछ इस तरह की बातें लिख रहे हैं, एक एक गांव उनके हाथों से निकलता जा रहा है, एक एक लोग उनसे जो है बगावत कर चुके हैं। उसके बाद कंपनी ने कैसे पलटवार किया और कैसे अपनी सत्ता को वापस हाथ में लिया और कैसे इन लोगों को हराया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक और तस्वीर हम यहाँ पर देखेंगे, युद्ध की ही एक तस्वीर। देखो तोप गोले हाथी से खींच करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए, कि जैसे मेरठ से दिल्ली की ओर देखो तोप गोले वगैरह सब लेकर के गए थे वो लोग, और जब बहादुर शाह जफर से मिलने गए थे तब की तस्वीर है। अब है कंपनी का पलटवार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तो भाई पलटवार किया। कैसे पलटवार किया, ये 57 की जो लड़ाई शुरू हुई, ये इसको उन्होंने कैसे संभाल लिया, कैसे ठीक कर दिया, उसी की हम इसमें बात करने वाले हैं। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। पहली चीज तो थी कि इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, हर चीज इनके खिलाफ थी पर इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। कहां से मंगवा लिए, इंग्लैंड से, क्योंकि भाई भारत के फौजी तो अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं कारतूस की वजह से, तो इन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। मतलब विद्रोह के वो मुख्य केंद्र जहां से वो विद्रोह चलाए जा रहे हैं वहां पर इन्होंने धावा बोलना शुरू कर दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। देखो मई में सारे कांड शुरू हुए, सितंबर में वापस उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। क्यों दी गई, क्यों, तो भाई यही तो मेन वो बन गए थे, है ना, तो इनको सजा दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। ये वो बेटे थे जिनको जिंदा रखा गया था, या जिंदा रखने के लिए बोला गया था कि भाई आप जिंदा रह सकते हो, आप लेकिन आप राजा नहीं बनोगे, क्या बन जाओगे, आप बनोगे प्रिंस यानी कि राजकुमार। तो भाई इनको जिंदा मार दिया, मतलब इमोशनली मोलेस्ट किया गया है यहाँ पर एकदम। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांसें ली। मतलब 1862 में उनकी मृत्यु वहां पर हो गई। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया उन्होंने सितंबर के अंदर, पर यह नहीं मतलब हुआ कि भाई कब्जा जो है मतलब विद्रोह खत्म हो गया, क्योंकि विद्रोह फैल चुका है बहुत जगह में, दिल्ली में ही नहीं और जगह फैल चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। लड़ाई तो चली भाई 2 साल तक दबा कर, ठीक है। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अब लखनऊ ने पहले दिल्ली को अपने कब्जे में लिया, फिर लखनऊ को अपने कब्जे में ले लिया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, मतलब वो भी हार गई और उनको मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तो देखो धीरे 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 करके क्या हुआ, वे लोग
जो विद्रोह में अहम भूमिका निभा रहे थे उनकी मृत्यु होनी शुरू हो गई। तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। मतलब बीच बीच में अचानक हमला वो लोग करते रहे तात्या तोपे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विरोधियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। देखो कितना हुआ ना कि जब अंग्रेज हार रहे थे तो इनके अंदर भाई बहुत ज्यादा उत्साह था और ये हर तरफ से अंग्रेजों को घेर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पे धावा बोला और धीरे धीरे इनके लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ये लोग जो है अंदर से टूट गए। बहुत सारे लोग विद्रोहियों का साथ छोड़ गए। अब ये लोग थे जो विद्रोहियों का साथ दे रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, इन्होंने इसका जो है साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया, क्योंकि भाई उनको राज्य तो करना ही था। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। मतलब उन्होंने क्या करा, अब लालच देना शुरू कर दिया। अब लालच बहुत बुरी चीज होती है यार। लालच उन्होंने देना शुरू करा कि भाई आप जो विद्रोह छोड़ करके हमारे से मिल जाएगा, हम उसको क्या देंगे, इनाम देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। किसकी, भूस्वामी, जमींदारों की बात हो रही है इसके अंदर कि भाई जो ट्रेडिशन से, मतलब हम आपकी जमीन को अपने कब्जे में नहीं लेंगे बल्कि आप ही की जमीन रहेगी, ये उन्होंने बोला। जिन्होंने विद्रोह किया उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और अगर उन्होंने किसी अंग्रेजी की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर अपना अधिकार और दावेदारी उनकी बनी रहेगी। मतलब अगर उन्होंने अंग्रेजों को मारा नहीं है, केवल विरोधियों का साथ दिया है, तो भाई उसको वो लोग कुछ नहीं कहेंगे और उनको उनकी जमीन भी वापस दे दी जाएगी और जमीन का अधिकार भी वापस दे दिया जाएगा। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मतलब सब कुछ अंग्रेजों ने कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में खत्म कर दिया। मतलब विद्रोह जो इतने बड़े स्केल पर हुआ था, जिसका मेन जो था वो था आत्मविश्वास, उसको अंग्रेजों ने कुचल दिया पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विद्रोह जो है समाप्त हो गया, क्योंकि लोग जो है छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए, क्योंकि भाई आत्मविश्वास उनका टूट गया, लगातार नहीं लड़ पाए और उनके जो मेन मेन लीडर्स थे ना वो खत्म हो गए थे, उनको मार दिया गया था। इसलिए मेन लीडर्स की कमी की वजह से जो है विद्रोह ज्यादा नहीं चल पाया। हमने कुछ इमेज को ऊपर छोड़ दिया, तो चलो हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले चित्र नंबर 13, तात्या तोपे की स्मृति में एक डाक टिकट जो है जारी किया गया था, वो उसकी फोटो है यहाँ पर। उससे पहले ये फोटो हमने देखी थी, जो विद्रोही जो है मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। देखो अपने साथ तोप, गोले, हथियार सब लेकर के जा रहे थे, घुड़सवार सब थे यहाँ पर। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई थी। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ी यहाँ पर लदे हुए थे, उन्हें हाथी खींच रहे हैं और उनकी कतार 7 मील लंबी थी। ये उसकी इमेज है, यहाँ पर देखो तोप, गोले वगैरह सब है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक हमने यहाँ पर इमेज छोड़ी थी, देखो इसमें ये भी विद्रोह की एक इमेज है कि अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है, क्योंकि धीरे धीरे क्या करा, अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने कब्जे में वापस ले लिया। तो कश्मीरी गेट को उन्होंने बम से उड़ा दिया, क्योंकि ये गेट बना हुआ था, किला बना हुआ था, जिससे वो अंदर नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने तोप गोले लिए और उसको बम से उड़ा दिया और अंदर जबरदस्ती घुस गए। फिर एक और ये इमेज है यहाँ पर दिखाया गया है चित्र नंबर 15 के अंदर कि अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोह को पकड़ लेती है। ध्यान से देखिए किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी और विद्रोही पर धावा बोलते हुए दिखाया है। ये सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, मतलब चित्रकार है भाई, ये दिखा रहा है, ये जो है अंग्रेज है, ये दिखा, देखो ये अकेला खड़ा है और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, है ना। ये लोग अकेले व्यक्ति को नहीं मार पाए, सोचो उसके पास केवल एक तलवार है और यहाँ पे इतने सारे तलवार लेकर के, बंदूक लेके खड़े हैं, है ना, और ये लोग मर गए। तो ये कलाकार ने कुछ इस प्रकार से जो है, मतलब अंग्रेजों को ना ऐसा दिखाया कि भाई ये एक एक जो है सब पर भारी पड़ गया, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के इसमें दिखाया गया। बट यहाँ पर हम चीज समझ गए कि किस प्रकार से विद्रोह हुआ है, शुरू किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से अंग्रेजों ने पलटवार करके उस विद्रोह को समाप्त कर दिया। अब है कि विद्रोह के बाद के साल जो है वो कैसे रहे। तो 58 में ये विद्रोह खत्म हो गया, 58-59 के अंदर। तो कहा यह जा रहा है कि अंग्रेजों ने 59 के आखिरी तक देश पर दोबारा से नियंत्रण पा लिया। लगभग 2 साल ये विद्रोह चला, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि पहली वाली नीतियां जो है उसी की वजह से ये विद्रोह इतना बड़ा हो चुका था। तो अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कुछ अहम बदलाव करे। वे बदलाव किस प्रकार से हैं उसको आपको जानना पड़ेगा और जरूरी भी है। देखो अंग्रेजों ने अपनी गलतियों से सीखा यहाँ पर कि उन्होंने क्या गलती की। ठीक है, और
उससे सीखा और उन्होंने कुछ नियम में बदलाव करे। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। मतलब 1858 के 57 के विद्रोह तक, प्लासी की लड़ाई हुई चाहे बक्सर की लड़ाई हो, वहां पर जो भारत में राज कर रहे थे वो कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। लेकिन इस विद्रोह के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो ब्रिटिश शासन है, उन्होंने क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब राज नहीं करेगी बल्कि भारत पर राज हम लोग करेंगे। मतलब हम भारत का राज जो है वो ब्रिटिश से चलने लगा, यूके। ठीक है, तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। क्योंकि भाई शासन करना और केवल पैसा कमाना दोनों में डिफरेंस है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो केवल पैसे कमाने आई थी, इस वजह से इतने बड़े बड़े विद्रोह यहाँ पर हुए। बट ब्रिटिश साम्राज्य ने जब भारत के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार अपने में ले लिए, मिला लिए, तो इन्होंने बोला कि भाई आप केवल व्यापार करो, अब भारत को हम चलाएंगे, शासन यहाँ पर हम करेंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब भारत में एक गवर्नर जनरल को बुलाया गया कि भाई आप जो है यहाँ पर बैठ करके देखो, वायसराय का ओहदा यहाँ पर दिया गया था। उसे भारत के शासन के संबंधित मामलों को संभालने के लिए जिम्मा दिया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे तौर पर अपने हाथ में ले ली थी। मतलब अब भारत में जो शासन के जो भी अधिकार है, जो भी नियम कानून बनेंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाएगी बल्कि वो बनाया जाएगा ब्रिटिश संसद से, ब्रिटेन के संसद से, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से जो है भारत के लिए एक नियम कानून बनाने शुरू कर दिए गए। ये तो पहला बदलाव था। दूसरा बदलाव हुआ कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। मतलब कब्जा अब इन्होंने हटा दिया। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई। मतलब अगर आपने गोद में ले रखा है बेटा, लिया बेटा आपका, तो आप उसको भी दे सकते हो। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। सोचो कि हमारा देश एक स्टेट बन गया ब्रिटेन का, तो उन्होंने बोला कि भाई आप अपने राजपाट चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रिटेन की जो रानी है आप उसको अपनी रानी मानेंगे, ठीक है, अधिपति स्वीकार करेंगे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। मतलब आप शासन चलाइए लेकिन आप ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहेंगे। तीसरा क्या बदलाव हुआ कि तीसरा बदलाव ये हुआ कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। क्यों क्या करा गया ये? क्योंकि कारतूस वाली बात को लेकर के जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा 57 की क्रांति का हुआ था, वो मेन वजह थी भारत के सिपाही, जिन्होंने मना कर दिया था किस चीज से, जिन्होंने मना कर दिया था कारतूस को यूज करने से। अब भाई युद्ध तो लड़ेंगे ही नहीं, अब युद्ध लड़ेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा कि बोला कि हम क्या करेंगे, भारतीय सिपाही तो रखेंगे लेकिन भारतीय सिपाही की संख्या हम कम कर देंगे और यूरोप की सिपाही यहाँ पर हम ज्यादा रखेंगे। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज्यादा सिपाही जो है भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, चौथा बदलाव क्या करा गया कि मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा क्या था कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। मतलब अब उनके जबरन जो है उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे, उनके रीति रिवाज के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, ये उन्होंने तय करा। छठा बदलाव जो है उनकी नीतियों में वो ये था कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर अपने अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां यहाँ पर बनाई गई है कि जितने भी भूस्वामी है, मतलब जिस भी भूमि का जो स्वामी है, जो जमींदार है, ठीक है, ये अपने अधिकार जो है जमीन से रिलेटेड अपने पास रख सकता है, हम उस पर कब्जा नहीं करेंगे। तो ये कुछ उन्होंने बदलाव करे 1857 की क्रांति के बाद। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। अगर ये क्रांति बहुत अच्छे से चलती ना, अगर इसका कोई लीडर होता बहुत बढ़िया, है ना, तो हमें आजादी तभी मिल जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो ये फिर कंटिन्यू हो गया और अंग्रेजों का शासन दोबारा से भारत के ऊपर हो गया। बट इस बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटेन संसद के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन से जो है हमारे भारत का शासन चलाना शुरू कर दिया गया।
अब ये यहाँ पर आपको एक मैप देखने को मिल रहा है जहाँ पर ये जो रेड कलर के बने हुए हैं ट्राइंगल्स, ये बोला जा रहा है कि विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। उत्तरी भारत में जो 57 का विद्रोह हुआ है इसके मुख्य केंद्र थे, इन्हीं को उन्होंने अपने कब्जे में लिया अंग्रेजों ने, और यहाँ पर उन्होंने जो है चोट पहुंचाई जिस वजह से ये विद्रोह जल्दी खत्म हो गया। बाकी विद्रोह के अन्य केंद्र है, ये पूरी तरह से पूरी भारत में नहीं फैले थे, लेकिन हाँ ये अच्छे खासे तौर पर फैले थे। उत्तर की तरफ में फैले थे, दक्षिण भारत में ये नहीं फैले थे, इसीलिए अंग्रेजों को थोड़ा सा आसान भी हो गया इसको संभाल लेना। ठीक है, अब है खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये केस स्टडी है, उसके बाद आपका अन्यत्र यानी कि अध्याय जो है वो खत्म हो जाएगा। बेसिकली अध्याय खत्म हो चुका, तो केस स्टडी देख लेते हैं हम, क्या संग्राम की बात इसमें की गई है। 1857 की क्रांति से बहुत पहले उसी प्रकार की घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। ये जो है एक केस स्टडी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, खुर्दा जो कि ओडिशा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, ये इसमें केस स्टडी तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगणाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासकीय उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे, अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने खोए हुए क्षेत्रों और जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इस दोनों मुद्दे में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। ठीक है, अब परिमाणतः भाई परिणाम क्या हुआ, परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठों से गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास करा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, हुआ क्या इससे कि इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा, मतलब पद से हटना पड़ा, तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र दशमांश था, मतलब 10वां हिस्सा जो है, उनको बोला कि भाई हम दे देंगे जिससे आप जगन्नाथ मंदिर की देखरेख करते रहना। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है भाई, उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्वित्र जमीन पर कर लगाने की नीति अपना ली। जैसे ही खुर्दा को उन्होंने अपने अंडर में लिया तो सोचो यहाँ पर भी उन्होंने क्या करा, टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि भैया टैक्स हम अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, हर तरफ पैसा पैसा, बस खाली पैसा, है ना। इसी की इसमें बात की जा रही है। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग जिन्हें पाइक बोला गया, ठीक है, पाइक बोला जाता है राज्य के जो सैनिक वर्ग होते हैं, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया उनके इस नियम से। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि, मतलब भाई जैसे ही अंग्रेजों ने क्या करा, अपने कब्जे में लिया तो अपने हिसाब से उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम अपने हिसाब से जो है राजस्व लेंगे। कह रहा इस वजह से इस संग्रह के दमनकारी तरीकों में जो है और बढ़ा दी गई। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुदा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़ करके चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, और जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयत बोलते हैं किसान को, ठीक है, रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि शुरू कर दी उन्होंने। बढ़ाते गए हैं, मतलब चूस लो जितना चूस सकते हो तुम, वहां तक पहुंच गए लोग। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई। मतलब अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर फसल नष्ट हो जाती है तो भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि हाँ ठीक है हम आपके राजस्व को कम कर देते हैं या फिर नहीं करते हैं। बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, बल्कि हम तो पैसे लेंगे और बढ़ाते रहेंगे।
जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं, है ना, नष्ट तो होती रहती है फसलें, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, तो लोगों ने क्या करा, जमीन छोड़नी शुरू कर दी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से भी एक थे। ठीक है, व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए। सोचो, मतलब जमींदार से वो क्या बन गया, भिखारी बन गया। मतलब इस तरह का टैक्स, इस लेवल का टैक्स, समझो, है ना। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय उन्होंने पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया था। मतलब ये सब वो करते, जब वो लड़ाई करते या विद्रोह करते, उससे पहले 2 साल तक उन्होंने क्या करा, जो लोगों ने, खुर्दा के लोगों ने जो अपनी इच्छा से उन्हें दान दिया था, उससे उन्होंने अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्षों के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, दूसरा इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, तीसरा खाद्य सामग्रियों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि, नमक की आपूर्तियों में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। मतलब नमक तो भाई चाहिए हर चीज के अंदर, लेकिन इन्होंने क्या करा, नमक के रेट में बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया नमक का, और नमक की जो डिमांड है, जो पूर्ति होनी चाहिए थी, उसको कम कर दिया। तो इससे क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि नमक पर एकाधिकार नीति इन्होंने लगाई थी कि अंग्रेज का ही, केवल अंग्रेजों का ही, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नमक पर अधिकार होगा। तो ओडिशा के जो लोग हैं, जो नमक का व्यापार करते थे, नमक का काम किया करते थे, भाई उनका काम छिन गया। उसके बाद स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी करके, नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हो गया। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, इसने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम, जो भी संग्राम उस वक्त हुआ, उसने और भयावह आकार धारण कर लिया। मतलब इधर भी लोगों को इन्होंने परेशान कर रखा था, कहीं किसी को कुछ नहीं छोड़ा, कहीं नहीं छोड़ा किसी को, इसलिए तो 57 की क्रांति हुई, है ना। लेकिन हाँ, अकल जरूर आई 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की, बेटा ऐसे नहीं भिड़ते हैं, है ना। तो 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत हुई, जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकियों और अन्य सरकारी स्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करके अपने साथ सरकारी खजाने में एक बड़ी रकम लेकर के वो चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइक के साथ मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान शुरू कर दिया गया। कौन सा अभियान चलाया गया, कर मत दो, टैक्स मत दो। ठीक है, अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थानों से हटाने की कोशिश की, परंतु वो असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद, ठीक है, उनके झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। मतलब वो बनना नहीं चाहते थे, पर उनको बोला कि राजा आप बन जाओ। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्दी घोषित राजा पकड़े गए। किसको पकड़ लिया गया, मुकुंद देव द्वितीय को, जो राजा घोषित हुआ था, कह रहा उसको पकड़ लिया गया और उनके पुत्र सहित उनको जो है कटक में कारावास दे दिया गया, कारावास जेल में डाल दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्ण चंद्र भरवर राय के साथ मिलकर के कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास करा, ताकि अंग्रेज जो है वो आए ना। ठीक है, अंग्रेज यहां तक पहुंच भी ना पाए, ये उन्होंने कोशिश की। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भी फैला। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनेल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा और कहा कि बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार भी हम दे देंगे। क्या भाई, लोगों को पकड़वा दो, हम पुरस्कार भी दे देंगे आपको। ठीक है, इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली, उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। देखो,
जो मेन वो थे, जैसे कि इसमें भी पाइक जो है वो मेन थे, तो ये मेन चीजों पर अटैक किया करते थे। पाइकों को भगा तो बाकी लोग जो समर्थक है वो तो चले जाएंगे अपने आप, इन्होंने भी वही किया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा था। 1817 में तो अंग्रेजों ने लगभग जीत लिया था इसको, पर 25 तक उन्होंने इसको जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपने ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। ठीक है, ये उन्होंने नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए, नमक की कीमतों में कमी की गई, क्योंकि यही वो सारी चीजें थी जो इस संग्राम को आगे बढ़ा गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया कि भैया आप पुरी में जा सकते हो, और 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। मतलब वो सभी चीजों को उन्होंने सुधार लिया जिस वजह से उनको इस विद्रोह का सामना करना पड़ा था। संक्षेप में यह ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना कमतर आंकना होगा। मतलब ये केवल पाइक का विद्रोह नहीं था बल्कि जन विद्रोह ही है, बट ये बहुत बड़े स्केल पर नहीं हो पाया जैसे कि 57 की लड़ाई हुई थी, उस तरह से नहीं हो पाया था। तो देखो यहाँ से अंग्रेजों की नीतियों को अगर आप समझोगे तो बहुत ही स्पष्ट है कि वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर राज नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि पैसा लिया जाए। और हाँ, क्योंकि केवल पैसा लेना ही उनका जो है मन था या उनका मोटिव था, जिस वजह से क्या हुआ, उनको बहुत सारे विद्रोह इधर उधर देखने पड़ते थे। ठीक है, और यही जो है 57 का एक सबसे बड़ा विद्रोह भी बन गया था, लेकिन उन्होंने उसको भी संभाल लिया। अब है अन्यत्र, क्योंकि हम हर बार अपनी वीडियो में अन्यत्र को जरूर पढ़ते हैं। परम संदेश के एक सर्विक साम्राज्य की खातिर जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी जमीन पर नहीं, उसी समय चीन में दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो गया था। मतलब जब 57 में भारत में लड़ाई चल रही थी ना, उसी वक्त दक्षिणी चीन में भी चीन के दक्षिणी हिस्से में भी जन विद्रोह हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1807 के मध्य में जाकर के खत्म हुआ। होंग जिक्वांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के सर्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। होंग जिक्वांग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया, मतलब अपना धर्म बदल लिया उन्होंने, ईसाई धर्म अपना लिया, और कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के ये लोग खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, मतलब जो ये विद्रोही थे वो एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, मतलब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भी भेद नहीं होगा, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी, मतलब ये काम वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते थे। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए क्विंग यानी कि किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद की थी। तो ये हो गया अध्याय हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। थोड़ा सा बड़ा आपको बेशक लगा होगा क्योंकि हम एक छोटी से छोटी चीज को पढ़ करके समझना चाहते हैं। वो काफी जरूरी है, समझना काफी जरूरी है। ठीक है, पढ़ तो आप एक बार, दो बार, तीन बार सकते हो, आपके पास बुक होगी, नहीं तो आप इस वीडियो को भी बार बार देख सकते हो समझने के लिए। समझना बहुत जरूरी है, और मेंटेलिटी को सीखो, थोड़ा सा समझो कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से जो चीजों को डोमिनेट कर रही थी, जो चीजें उनके ऊपर, उसको किस प्रकार से दबा दिया। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इस वजह से जो है उन्होंने और 90 साल हमारे देश पर राज किया था। बस ये था कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटेन जो है हमारे ऊपर राज करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये था हमारा अध्याय। हम अध्याय के नाम की ओर अगर चलें तो जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद, जो कि अध्याय 5 था कक्षा 8वीं की इतिहास का। ठीक है, तो ये काफी जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा जरूर से, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।